Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are doing well. आज की हमारी क्लास का टॉपिक है इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाकर उसको स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, इसकी डेफिनेशन सेक्शन 9 में दी गई है। अक्रू का मतलब है जब हमें कोई इनकम रिसीव करने का राइट मिल जाता है तो उसे अक्रू या अराइज कहा जाता है। एंड इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब है कि एक्चुअल में तो ये इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज हुई है या नहीं हुई, लेकिन उसे इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में अक्रू और अराइज माना जाता है। ठीक है, मतलब वो इनकम जो अक्रू और अराइज इंडिया के बाहर हो सकती है, लेकिन इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। और ये इनकम OR, NOR एंड NR तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। इस कैटेगरी में 8 टाइप की इनकम आती है, जिनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, जिसके अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी इनकम जो हमें इंडिया के बाहर अक्रू या अराइज होती है, लेकिन वो ऐसे बिजनेस से होती है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्शन इंडिया से है। ठीक है, कोई भी इनकम जो हमें ऐसे बिजनेस से आती है जिसका इंडिया से कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, तो उस इनकम को डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। बिजनेस कनेक्शन का मतलब है, मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है और उसके बिहाफ पर कोई पर्सन इंडिया में बिजनेस की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, तो उसे बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया कहा जाता है। मीन्स किसी पर्सन के बिहाफ पर कोई दूसरा पर्सन इंडिया में अगर बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ऐसे एजेंट को जो पावर दी जाती है वो मेनली और होली होनी चाहिए। मतलब जो पर्सन है, जो एजेंट है, वो मेनली और होली नॉन रेजिडेंट के लिए काम करेगा। इंडिपेंडेंट एजेंट्स को बिजनेस कनेक्शन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इंडिपेंडेंट एजेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए मुझे कोई काम पड़ा और मैंने किसी पर्सन को किसी एजेंट से वो काम करवा लिया, जो ऑर्डिनरली कोर्स ऑफ बिजनेस में कर लेता है, मतलब जो मेनली मेरे लिए काम नहीं करता, तो वो एजेंट बिजनेस कनेक्शन का पार्ट नहीं कहलाएगा। अब बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे इस्टेब्लिश हो सकता है। जब कोई ऐसा एजेंट जो मेनली और होली नॉन रेजिडेंट के लिए काम करता है, उसे जब अथॉरिटी दे दी जाती है, मतलब जब उसे अथॉरिटी दे दी जाती है कि वो नॉन रेजिडेंट के बिहाव पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इंडिया के अंदर, और जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो नॉन रेजिडेंट के नाम पर हो, या जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो उस नॉन रेजिडेंट की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने या उस प्रॉपर्टी के यूज़ के लिए हो, या जो नॉन रेजिडेंट के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हो, मतलब नॉन रेजिडेंट के द्वारा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हो। तो अगर कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है, उन्हें बिजनेस कनेक्शन कहा जाता है। अगर कोई पर्सन हमारे बिहाफ पर, मतलब नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इससे नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए ऐसी कोई अथॉरिटी एजेंट के पास नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, वो गुड्स का एक स्टॉक मेंटेन करके रखता है इंडिया में और नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर उसको डिलीवर भी कर देता है। तो ऐसे केस में भी नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है। और तीसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई एजेंट नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर कोई इंडिया में ऑर्डर सिक्योर कर लेता है, मतलब नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर कोई ऑर्डर ले लेता है, तो उसे भी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया कहा जाता है। अब जो ऑर्डर है वो 2 टाइप से ले सकता है, या तो डायरेक्टली ले ले नॉन रेजिडेंट के लिए, या इनडायरेक्टली ले ली। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 2 नॉन रेजिडेंट है, एक है मैक, एक है किथ, दोनों नॉन रेजिडेंट है। और एक जो मैक है उसने एक एजेंट अपॉइंट कर लिया जिसका नाम है स्मिथ। अब अगर स्मिथ कोई ऑर्डर लेता है मैक के लिए, वो तो हो गया डायरेक्टली सिक्योर करना ऑर्डर मैक के लिए, ठीक है। लेकिन अब दूसरे केस में स्मिथ क्या करता है, मैक के लिए ऑर्डर ना लेकर किथ के लिए ऑर्डर लेता है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम बिजनेस के जो कनेक्शन है कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, कब इस्टेब्लिश होगा? वो कनेक्शन इस्टेब्लिश तब होगा जब मैक और कीथ इनका आपस में रिलेशन हो। दैट मीन्स कि या तो मैक कीथ को कंट्रोल करता है या कीथ मैक को कंट्रोल करता है, या मैक और कीथ को कोई एक कॉमन थर्ड पर्सन कंट्रोल करता है। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो ऐसे केस में बिजनेस का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, वो इनडायरेक्ट वे में कहलाता है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर इंडिया के अंदर सिक्योर कर लिया, चाहे डायरेक्टली किया चाहे इनडायरेक्टली किया, अगर उसने नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा लेकिन गुड्स इंडिया के अंदर खरीद के उनको डिलीवर कर दिया नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पर, तो इन तीनों ही केसेस में बिजनेस का कनेक्शन इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि अगर उसको कोई भी इनकम हो रही है किसी ऐसी प्रॉपर्टी से, एसेट से जो इंडिया में है, या कोई उसका जो इनकम है उसका सोर्स इंडिया में है, तो ऐसी इनकम को डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। जो ये प्रॉपर्टी है ये टेंजिबल या इंटेंजिबल भी हो सकती है, मूवेबल या इमूवेबल भी हो सकती है। टेंजिबल मतलब जिसको देखा और छुआ जा सकता है, और मूवेबल का मतलब जिसको मूव किया जा सकता है, लाइक फर्नीचर। एंड इमूवेबल का मतलब जिसको मूव नहीं किया जा सकता, लाइक लैंड। इनसे कोई भी इनकम होती है तो इसे भी अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक नॉन रेजिडेंट हूँ, मेरी एक प्रॉपर्टी इंडिया में है, मान लीजिए घर है, मैंने उसको लेट आउट किया जिससे मुझे रेंट आ रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाएगा। सेकंड पॉइंट में मैंने अपना कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दिया एक इंडियन कंपनी के पास, इन रिटर्न वो मुझे इंटरेस्ट दे रही है, तो जो ये इंटरेस्ट का अमाउंट है इसे भी डीम टू अक्रू और इंडिया और अराइज इन इंडिया कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई कैपिटल एसेट है जिसे ट्रांसफ़र कर कर इनकम आती है और वो जो कैपिटल एसेट है वो इंडिया में सिचुएटेड है, तो ऐसी एसेट को ट्रांसफ़र करने पर जो इनकम होती है उसे भी अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। ये कैपिटल एसेट भी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल हो सकती है। ठीक है, और जब ट्रांसफ़र के टाइम पर डॉक्यूमेंट बनते हैं उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी प्लेस पर हो सकता है। दैट मीन्स वो इंडिया के बाहर भी हो सकता है और इंडिया में भी हो सकता है। इसी तरह से जो हमें ट्रांसफ़र करने के टाइम पर कंसिड्रेशन मिलता है वो कंसिड्रेशन इंडिया के बाहर भी रिसीव हो सकता है और इंडिया में भी रिसीव हो सकता है। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट में कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, आइए इसको पढ़ते हैं। इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए एक बिजनेस है जिसकी कुछ एक्टिविटीज़ इंडिया में परफॉर्म की जाती है और कुछ एक्टिविटीज़ इंडिया के बाहर परफॉर्म की जाती है, तो सिर्फ वही इनकम इंडिया में अक्रू और अराइज मानी जाएगी जो इनकम उसे बिजनेस एक्टिविटीज़ इंडिया में परफॉर्म करने पर आई है और जिसको इंडियन एक्टिविटीज़ के लिए बाइफरकेट किया जा सके। मतलब जिस इनकम को डिवाइड किया जा सके कि हाँ ये बिजनेस की एक्टिविटीज़ इंडिया में परफॉर्म करने से इतनी इनकम हुई है, तो सिर्फ उसी इनकम को इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनकम उसे बाहर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने पर हुई है उसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कहा जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे इनकम्स होती है नॉन रेजिडेंट के केस में जो देखने में तो लगेगा कि नहीं इनका कनेक्शन इंडिया के अंदर है और इसे इंडिया में डीम टू अक्रू और अराइज कहा जाए, लेकिन एक्चुअल में उनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में नहीं होता और उन्हें डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कहा जाता। ऐसी हमारी इनकम है परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने इंडिया से गुड्स परचेज की फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब उसने इंडिया से सिर्फ गुड्स परचेज की है और उन्हें परचेज करके वो इंडिया से बाहर ले गया है, तो उसे एक्चुअल में कोई इनकम इंडिया के अंदर नहीं हुई क्योंकि उसने सिर्फ इंडिया से गुड्स परचेज की है। अब उन गुड्स को मान लीजिए उसने फॉरेन में सेल किया, तो
इसको इस बिहाफ पर टैक्सेबल नहीं किया जाएगा कि नहीं गुड्स तो इंडिया से परचेज की गई है तो सोर्स ऑफ इनकम इंडिया में है, नहीं। ऐसे केसेस में इनकम जिसके लिए सिर्फ गुड्स इंडिया से परचेज की गई है उन्हें इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर कोई एक बिजनेस है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो न्यूज़ एजेंसी चलाता है या न्यूज़पेपर मैगजीन्स या जर्नल पब्लिश करता है, वो इंडिया में आकर और इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट करता है, सिर्फ कलेक्ट करके लेके जाता है, लेकिन उसका जो मतलब उसको दिखाता है वो इंडिया के बाहर जाकर दिखाता है, इंडिया में नहीं दिखाता। मतलब उसका चैनल मान लीजिए है लेकिन वो इंडिया के बाहर है, तो ऐसे केसेस में भी उसको जो इन न्यूज़ को दिखाने से इनकम आती है उसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में आया, उसने इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ न्यूज़ कलेक्ट की और वो इंडिया के बाहर उसे ले गया और उसका जो चैनल है उस पर उसने पब्लिश किया, तो ऐसे केसेस में उन न्यूज़ से उसको जो इनकम आई ये कहकर कि नहीं इसका सोर्स तो इंडिया में है, ये न्यूज़ इंडिया की है तो इंडिया में इसको टैक्सेबल किया जाए, नहीं। ऐसे केसेस में उसने सिर्फ इंडिया से न्यूज़ को कलेक्ट किया है, उसे इंडिया से अराइज और अक्रू नहीं माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट में ऐसा कोई पर्सन जो इंडियन सिटीज़न नहीं है, या अगर किसी फॉर्म की बात करें तो उसका कोई भी पार्टनर इंडियन सिटीज़न नहीं है, या कंपनी की बात करें जिसका कोई भी शेयर होल्डर इंडियन सिटीज़न नहीं है, अगर वो कोई फिल्म की शूटिंग करते हैं इंडिया में तो उसकी जो इनकम है उसे भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कहा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई फॉरेन कंपनी है जो डायमंड के माइनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, मतलब डायमंड का माइनिंग का बिजनेस करती है और वो स्पेशल जोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है उसमें सिर्फ अपने अनकट डायमंड्स को डिस्प्ले करती है, मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल को डिस्प्ले करती है, वहाँ पर कोई सेल नहीं करती है, तो इसे भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कहा जाएगा। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई भी इनकम जो सैलरी हेड के अंडर आती है, जो इनकम इंडिया में अर्न की गई है, तो उसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाएगा। अब अर्नड इन इंडिया कौन सी इनकम को कहा जाता है? वो इनकम जो उसे अपनी सर्विसेज इंडिया में देने के लिए मिलती है उसे अर्नड इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है। इसके लिए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन फॉरेन। तो इस केस में देखिए जो पेंशन है पर्सन को रिटायर होने के बाद मिलती है, लेकिन जब वो सर्विस में था तो उसे जो सैलरी मिलती थी वो उसे अपनी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए मिलती थी। तो अब जो पेंशन है वो भी उसे अपनी सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करने के लिए ही मिलनी शुरू हुई है। तो ये पेंशन है, बेशक उसे जो अमाउंट मिलती है वो फॉरेन में मिल रही है, लेकिन उसको वो जो पेंशन मिल रही है वो मिल क्यों रही है? क्योंकि उसने अपनी सर्विस के टाइम में जो अपनी सर्विस प्रोवाइड की थी वो इंडिया में की थी। ठीक है। और ऐसे ही जब कोई पर्सन अपनी सर्विस के दौरान रेस्ट पीरियड या लीव पीरियड पर होता है, तो और जो वो पीरियड है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या सर्विस का पार्ट है, तो उस केस में उस पीरियड के लिए जो उसे सैलरी मिलती है उसे भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी इंडियन सिटीज़न को इंडिया के बाहर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई सैलरी देती है तो उसे भी डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ से गवर्नमेंट इंडियन एम्बेसी में किसी को अपॉइंट कर देती है जो फॉरेन में इंडियन एम्बेसी है। ठीक है। अब वो पर्सन को जब इंडियन एम्बेसी में अपॉइंट कर दिया, हो सकता है कि पूरे साल वो इंडिया में ना आया हो, तो वो ऐसे केसेस में वो नॉन रेजिडेंट बन गया। तो इस केस में ये देखा जाएगा कि उनको जो सैलरी मिल रही है वो दे कौन रहा है। अगर वो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है और वो इंडिया का सिटीज़न है तो उसको जो सैलरी मिलेगी वो अक्रू और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि ऐसे किसी पर्सन को, मतलब ऐसे इंडियन सिटीज़न को अगर कोई भी अलाउंसेस और पर्क्स मिलते हैं उन सर्विसेज के लिए वो जो इंडिया के बाहर प्रोवाइड करते हैं तो वो
एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि अगर कोई इंडियन कंपनी डिविडेंड पे करती है इंडिया के बाहर तो वो भी डीम टू अक्रियो और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में इंटरेस्ट की बात की गई है। मान लीजिए हम किसी को लोन देते हैं और लोन के बदले में दूसरा पर्सन जो हमें अमाउंट देता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं। तो इस पॉइंट में अगर इंटरेस्ट अमाउंट पे की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट ने अगर कोई इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया है तो उसे इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है उस पर्सन के लिए जिसे वो इंटरेस्ट की अमाउंट रिसीव हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर इंटरेस्ट का अमाउंट नॉन रेजिडेंट ने पे किया है तो उस केस में ये देखना है कि जो मनी नॉन रेजिडेंट ने बोरो की थी वो अमाउंट उसने इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ की हो। मतलब वो अमाउंट इंडिया में सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ की जा सकती है। अगर उसने किसी और पर्पस के लिए इंडिया में यूज़ की है तो उस इंटरेस्ट इनकम को इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि मैक एंड कीथ दो नॉन रेजिडेंट है, मैक ने लोन दिया कीथ को और कीथ ने बदले में इंटरेस्ट दिया। कीथ ने जो अमाउंट लोन पर लिया था उसको इंडिया में यूज़ करा लेकिन उससे शेयर खरीद लिए। तो अब जो इंटरेस्ट इनकम मैक को हुई वो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं कही जाएगी, क्योंकि जो अमाउंट बोरो कर इंडिया में यूज़ की गई है वो बिज़नेस और प्रोफेशन में नहीं यूज़ की गई। लेकिन अगर कीथ ने यही अमाउंट बिज़नेस और प्रोफेशन में यूज़ की होती इंडिया के अंदर तो मैक के लिए इंटरेस्ट इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाती और टैक्सेबल हो जाती। और अगर इंटरेस्ट इनकम पेएबल है बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब एक पर्सन जो इंडियन रेजिडेंट है अगर उसने इंटरेस्ट इनकम पे की है लेकिन उसने जो अमाउंट बोरो की है वो अमाउंट उसने इंडिया में यूज़ की है, चाहे उसने इंडिया में किसी भी पर्पस के लिए यूज़ की हो। मतलब उसने जो अमाउंट बोरो की उसने वो इंडिया में यूज़ की बिजनेस में या प्रोफेशन में या किसी भी वे में इनकम अर्न करने के लिए, तो उस केस में रेजिडेंट के केस में इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाएगी। दैट मीन्स इंटरेस्ट है अगर वो गवर्नमेंट ने पे किया तो डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया है। नॉन रेजिडेंट ने पे किया तो जो उसने मनी बोरो की है वो इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ की है। और अगर रेजिडेंट है तो रेजिडेंट के केस में डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाएगी अगर उसने वो मनी जो बोरो की है वो इंडिया में यूज़ की है इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट हमारा आ जाता है रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉयल्टी को। रॉयल्टी को हम एक इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने कोई इनोवेशन करी, इन्वेंशन करी और जो मेरा इन्वेंशन का सीक्रेट था वो मैंने किसी को या तो यूज़ करना दे दिया या ट्रांसफ़र कर दिया, तो जो दूसरा पर्सन है उसके रिटर्न में जो मुझे कंसिडरेशन देते हैं उसे रॉयल्टी कहते हैं। और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का मतलब है मेरी कोई मैनेजरियल टेक्निकल एक्सपर्टाइज है जिसके लिए दूसरा पर्सन मुझे जो कंसिडरेशन देता है उसे फीस बोलते हैं। अब जब ये रॉयल्टी या फीस गवर्नमेंट ने पे करी है तो इसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। अगर ये नॉन रेजिडेंट ने या रेजिडेंट ने पे करी है तो इस केस में हमें ये देखना है कि जो ये टेक्निकल सर्विसेज है या रॉयल्टी सर्विसेज है इनको इंडिया में यूज़ किया गया है इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है। मतलब इंडिया में यूज़ होना चाहिए, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे ये प्रोफेशन में है या किसी भी वे में इनकम अर्न करने के लिए अगर इन सर्विसेज को इंडिया में यूज़ किया गया है तो वो नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट दोनों के लिए ही डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहलाएगी। अगर किसी नॉन रेजिडेंट को कोई इनकम इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज के थ्रू डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाती है तो उस केस में हमें ये नहीं देखना होता कि जो नॉन रेजिडेंट है जिसको ये इनकम हो रही है उसका इंडिया में रेजिडेंस, बिजनेस प्लेस या बिजनेस कनेक्शन है या नहीं है। दूसरा, उसने इंडिया में
सर्विसेज रेंडर दैट मीन्स प्रोवाइड की है या नहीं की है। यही हम मैक और कीथ वाले एग्जांपल देखें तो मैक ने लोन दिया था कीथ को और कीथ ने उस लोन का यूज़ इंडिया में किया है। तो मैक ने तो अपनी सर्विसेज इंडिया में नहीं दी, लेकिन फिर भी क्योंकि कीथ ने उसको जो मनी बोरो किया था मैक से, उसने उसका यूज़ इंडिया में किया है, तो जिसके तो वो इनकम डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया के अंडर टैक्सेबल हो गई। तो इस केस में हमें ये नहीं देखना कि जो पर्सन वो इनकम रिसीव कर रहा है उसने एक्चुअली में वो सर्विसेज अपनी इंडिया में दे रहा है या नहीं दे रहा। 8th एंड आखिरी पॉइंट के अकॉर्डिंग, अगर कोई रेजिडेंट किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को कोई अमाउंट जो 50,000 से ज़्यादा है बिना किसी कंसिडरेशन के देता है, तो वो अमाउंट डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कही जाती है। मतलब किसी रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट दी, लेकिन बिना किसी कंसिडरेशन के, मतलब अमाउंट तो दिया लेकिन इन रिटर्न कुछ उससे नहीं लिया, तो इसे डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है। वो है अगर कोई इनकम या कोई अमाउंट रिलेटिव से मिली है या इंडिविजुअल की मैरिज के ओकेशन पर मिली है या विल के अंडर मिली है या किसी लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से मिली है, तो ऐसी रिसीट एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने 8 टाइप की इनकम को स्टडी किया जिन्हें इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया कहा जाता है। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स से रिलेटेड एक पूरे एग्जाम्पल लेकर आएंगे, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक द वीडियो, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।